नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी क्या अप्रोच हो 12 बजे से लेकर 3:30 तक इसी कार्यक्रम में इसी चीज़ पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना व्यू शेयर करने के लिए हमारे साथ होंगे आशीष बहती पुणे से, डेरिवेटिव टेक्निकल एनालिस्ट। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास आपकी अप्रोच, आपका व्यू समझने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार इंडेक्स का हालचाल और सुबह क्या व्यू लिया था हमने इस मंच पे, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, मोर और लेस आप दिन की लोवेस्ट, दिन की सबसे निचली ट्रैजेक्टरी पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप इस ट्रेड पैटर्न से अगर पिछले हफ्ते को थोड़ा सा अगर आप देखें, याद करने की कोशिश करें तो क्या हुआ था इससे पहले लगभग 5 सेशन, अगर आप एक छुट्टी निकाल दें जो बुधवार की छुट्टी थी या गुरुवार की छुट्टी थी, तो आप समझ लीजिएगा कि लास्ट शुक्रवार से लेकर इस शुक्रवार तक का। सिंपली बात ये थी कि लो थे 100 डेमा और हाई था 50 डेमा। उन मैं 5 दिनों की बात कर रहा हूं। मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू क्रॉस 50 डेमा नहीं हो पाया। कोई चीज हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रही थी और नीचे जब कोलैप्स होता था तो 100 डेमा नहीं टूटता था। वो डेली चार्ट फायर कर दीजिए डायरेक्टर साहब, थोड़ा सा सेंस मिल जाएगा कि हमने आज क्या किया। वो 100 डेमा नहीं टूटता था। 100 डेमा यानी लगभग 640, 650 और 590 के आसपास बाइंग आती थी। लेकिन आज बाइंग नहीं आ रही है। आज हम अभी भी डे लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सिंपली आज सुबह मैंने जो बात कही थी उसमें यह कहा था कि शुक्रवार को जो हुआ वो किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं था। निफ्टी बैंक में इतना बड़ा मूव, निफ्टी आईटी में इतना बड़ा मूव, और आप ना 10 ना 20 ना 50 तीनों में से कोई एवरेज नहीं का पार कर पाया। आपके पास इतना बड़ा एडवांटेज था, बट नहीं, आप नहीं पार कर पाए फर्स्ट कॉल राइटर जोन 25,800 क्लोजिंग बेसिस पे। तो थम्स डाउन तो वहीं से मिल गया था हमें। बाकी रही सही कसर जो थी वो वॉल स्ट्रीट या फिर रेस्ट ऑफ एशिया या फिर जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जिसमें हम हैं वो से निकालती हूँ। सुबह के बेस लेके आइए। देखिए, क्लियरली जो चीज़ ऊपर नहीं टिक रही है वो गिरेगी, है ना, ये बात बिल्कुल क्लियर थी। द मोमेंट यू विल सेटल बिलो 643 एंड 588 आपका क्लस्टर 2 बेस 2 खुल जाएगा। शॉर्ट करना है करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? देखिए, कोई एवरेज आपको एक हद तक होल्ड करेगा, बट अगेंस्ट अगर आपके सारी सेलिंग फोर्सेस खड़ी हो जाएंगी तो आप नहीं टिक पाएंगे। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, वो जरा पिछले वाला पिरामिड लेके आइए शुक्रवार का, सुबह वाले लाइनअप में पड़ा होगा वो दिखा लिए, कोशिश कीजिएगा निकालने की। आपके अगेंस्ट जमाने भर की कॉल राइटिंग खड़ी थी। पुट राइटर्स के पास एक रत्ती भर का कन्विक्शन नहीं था, और ऐसे कन्विक्शन के अगेंस्ट जाकर लॉन्ग करने की संभावना या फिर रिवर्सल की संभावना तलाशना बहुत मुश्किल होता है। रिवर्सल का पॉइंट वही था, दैट वाज 640 एंड 588। अगर वो नहीं टिक रहा है देन कोलैप्स होगा। 100 में से 90% चांसेस है अगर आप देखें कि आप कोलैप्स होंगे, और आप कोलैप्स होकर बेस 2 को टेस्ट करके आए हैं। क्या था आपका सेटअप? आप 50 डेमा के नीचे थे, आप कॉल राइटर्स को आपने चैलेंज किया था, पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं था, और जो आपका पिछले आप ये समझिएगा कि 3 अक्टूबर से लेकर अब तक एक बड़ा कॉन्फिडेंस जोन था 100 डेमा, एंड दैट फाइनली अगर आप देखें अब वो स्क्रीन पे नहीं है। अब पेंडिंग आपके पास क्या है, लेके आइए प्लीज सुबह का बेस। हमने क्यों इतनी तवज्जो दी है लास्ट पॉइंट को? ये बेस 2 पर आखिर ये 25,500 क्यों मेंशन किया गया है और 25,443 क्यों मेंशन किया गया, 481 क्यों मेंशन किया है? हमारी वो जो 12 जनवरी की कैंडल है उसका लो था करीब आप समझिएगा 492, है ना। अगर हम उसके नीचे रोटेट करना शुरू करें तो याद रखिएगा फाइनली आपका 443 भी खुल जाएगा। हमने इंट्राडे में एक बार 500 वायलेट किया, फाइनली आपका वो क्लस्टर भी खुल जाएगा। सो एज ऑफ नाउ अगर आपके पास सुबह का सेल ट्रेड है तो वो आपके फेवर में। अच्छा, उसमें कोई स्टॉप लॉस लगाएं क्या ओपन रखें क्या उसको, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं इर्द गिर्द? लेके आइए प्लीज इंट्राडे में कॉल राइटर्स। हमें 2 चीज अब तक सेव कर रही थी, एक था 100 डेमा और दूसरा था 25,600 और 25,500 के वीक पुट राइटर्स। याद रखिएगा मेरे शब्दों को, मैं स्टिल ये नहीं कह रहा हूं कि कोई स्ट्रॉन्ग पुट राइटर था ना, पुट राइटर्स बहुत कम थे। तो अब तक हमको 2 चीजें सेव कर रही थी, बट आज आपकी स्क्रीन पे देखिए स्टिल कल एक्सपायरी है, कल 20 जनवरी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, स्टिल दैट पुट होल्ड्स 2.37 ऑफ CR। ये अभी भी काफी हाई है और बिल्कुल हाई है अगर आप कंपेयर करें 25,600 के कॉल को टक्कर दे रहा है। सो अभी भी चांसेस यही हैं कि अगर आप कोलैप्स हो रहे हैं तो आप बेस 2 के इर्द गिर्द अपने
ट्रेड को समेटने की कोशिश करिए। ये स्टैट्स ये कहते हैं देयर इज अ चांसेस ऑफ सिवियर एंड स्ट्रॉन्ग पुल बैक फ्रॉम दिस ट्रैजेक्टरी, क्योंकि अभी भी 25,500 का कॉल पुट राइटर एग्जिट नहीं कर रहा है। सो हमारा एक 100 डेमा टूट गया, बट चांसेस हैं कि हम एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ से जनरेट करें कंसिडरिंग 25,500 पुट। बट याद रखिएगा, अगर आपके शॉर्ट हैं तो बेस 2 के आसपास कहीं भी मन बना लीजिए एक बार उसे कवर करने का। और अगर आप पोजिशनली कैरी करना चाहते हैं शॉर्ट एज पर दी स्टैट्स, याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट पहले था अब वो रेजिस्टेंस बन गया। यानी फ्रेंकली स्पीकिंग नाउ बेस 1 आपका एक तर्क संगत स्टॉप लॉस है, जिस पर अब तक गुमान था उसी ने कर दिया शर्मिंदा। वही अगर आप देखें तो आपका जो बेस जो है बेस 1 वो अब आपका क्या बन जाएगा, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक पे क्या है ना, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट ग्रिप लेना मुश्किल है। क्या होता है यहाँ निफ्टी के लिए हर चीज़ कोलैप्स हो रही है, बट निफ्टी बैंक के लिए ऐसा नहीं है। पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे हैं। एक्सिस बैंक ने सुबह सुबह एक थ्रस्ट जनरेट किया, एक्सिस बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा था। तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। तेरा प्लीज कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। तो एक चीज़ कोलैप्स कर रही है तो दूसरी चीज़ आपको बचा भी रही है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा मत ये भी है कि जब ट्रेड करिए, शॉर्ट करिए, तो एक क्लियर थॉट होना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो आपके फेवर में होने चाहिए, और उस लिहाज से एक एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। सुबह का लेवल लेके आइएगा। मैंने सुबह क्लियरली ये बोला था कि मैं अभी बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूंगा, वो मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए मेरे को एक कंप्लीट फोर्स चाहिए। ऑल्दो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, बट मुझे 523 इसके नीचे का एक ब्रेकडाउन चाहिए। क्यों? सुबह आपने क्या देखा था? सुबह जब हम शुक्रवार को चल के हमने 60-200 को स्ट्राइक किया, लेकिन वो 59,500 का पुट राइटर 60,000 पे नहीं गया। वो कहाँ कायम था? 59,500 पे। सो अभी हम उसके कन्विक्शन को रिस्पेक्ट करते हुए एंड स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि 59,500 पे आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अलाइंड है, 523 इज 20 में एज वेल, अभी शॉर्ट नहीं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में नहीं। इफ देयर इज एन डाउट, स्टे आउट सिंपली। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, इंडेक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? और आज कंप्लीटली अगर आप देखें, आपने 100 EMA की ट्रैजेक्टरी को सरेंडर कर दिया आपका टेक इंडेक्स पे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। एक काफी पेनफुल डे रहा है अभी तक सो फार, बट पूरे बेयर्स के ग्रिप में है। तीनों जो स्टॉक्स, आईसीआईसीआई, रिलायंस और विप्रो, तीनों सेक्टर्स के वन ऑफ द लीडर्स में प्रेशर देखने मिल रहा है, और वो इंडेक्स को पूरा ड्रैग करता हुआ देखने मिल रहा है। उसके साथ साथ एचडीएफसी का जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है वो काफी पेनफुल है, और जो अहम चीज रोक रही है तो शायद 25,500 की जो जोन है, अगर ये टूटता है तो शायद फिर निफ्टी में 25,400 और 25,380 तक के भी जोन्स देखने मिल सकते हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 25,580 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और कोई भी पुल बैक में शॉर्टिंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी ढूंढे। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं, देखिए ये सो फार अभी तक तो स्ट्रेंथ था, बट जिस हिसाब से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, एक्सेस जरूर होल्ड कर रहा है, बट हमें लग रहा है कि शायद हम यहाँ पे भी गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है, स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ पे भी देखने मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी पुल बैक में शॉर्ट करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें वो 59,850 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है बैंक निफ्टी भी शायद 59,400 तक के जोन्स दिखा सकता है। ओके, 59,400 की एक्सपेक्टेशन आपको है बैंक निफ्टी में। ठीक है, इंडेक्स पे सेंस व्यू और दृष्टिकोण आपका क्लियर हो गया है। और अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक व्यू पे। आशीष जी, 3 ट्रेड क्या है, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो कल्याण ज्वेलर्स में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे वीकनेस काफी बढ़ रही है, 3.5% ऑलरेडी स्टॉक के डाउन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे भी शॉर्ट किया जा सकता है कल्याण ज्वेलर्स को। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 460 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में मुझे लगता है इसमें 442 एंड 432 ये 2 टारगेट देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक स्ट्रेंथ में देखने मिल रहा है वो श्रीराम फाइनेंस। ये काफी अच्छे से 1000 के जो जोन है उसे होल्ड कर रहा है, और उसके ऊपर ही ट्रेड करने में सस्टेन होने में सफल रहा है ये। तो यहाँ पे 985 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में जो टारगेट है उसमें 1030, 1030 और 1050, ऐसे 2 टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं।
और वीरेंद्र जी, तीसरा जो स्टॉक है मेटल से नैल्को, यहाँ पे भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और एज अ स्पेस और सेक्टर काफी बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी नैल्को में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 357 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसमें वो 370 और 380 तक के, सॉरी 372 एंड 380 तक के जोन्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो नाल्को फ्यूचर्स जरा एक एक करके आशीष जी के तीनों ट्रेड्स रखिएगा। और आप देख ही रहे हैं आज जो मेटल्स के हालात है, गोल्ड सिल्वर के हालात है। देखिए गोल्ड का अब 144 145 ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 150, मतलब जोन वही आ गया है। सिल्वर 1.5 की हो गई, सिल्वर 3 की हो गई, ये 1.5 की हो गए हैं। तो ये अल्टीमेटली अगर आप देखें थोड़ा सा जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के लिए नेगेटिव, आपके लिए एक सेल कॉल यहाँ पर। और 442 432 के लक्ष्य के लिए दूसरा ट्रेड लेके आइए। पहला शॉर्ट कॉल है कल्याण श्रीराम फाइनेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट, सबसे मजबूत अगर आप देखें शेयर एनबीएफसीज में एज ऑफ नाउ, 1030 1050 के लक्ष्य के लिए, 985 का स्टॉप लॉस। और मेटल्स में जैसे कि रोज बरोज कह रहा हूँ कि हर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, हर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इसकी मेटल्स की एक अपनी ही अगर आप देखें तो इस वक्त एक बड़ी स्पेस बनी हुई है 372 380 के लक्ष्य के लिए। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे दवा की। जी हम आज दवा खुद दर्द झेल रही है और सन फार्मा, और इस दर्द का कारण क्या है ये दिन से समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार सन फार्मा लेके आइएगा। आज सुबह से ही अगर आप देखें तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आएगा, जरा इसकी एक बार प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं और फिर यतिन से बातचीत करेंगे। आपकी स्क्रीन पर सुबह सुबह एक पेन में खुला, लेकिन उसके बाद से रिकवरी 1680 पे आके ट्रेड करता हुआ। अमूमन हिस्टोरिकली अगर आप देखें जब भी कोई कंपनी किसी बड़े अधिग्रहण की तरफ बढ़ती है तो एक प्रेशर नज़र आता है। सुबह वो स्क्रीन पे विजिबल था, लेकिन अब रिकवरी है। थोड़ा सा इस खरीद जो पॉसिबिलिटी अगर आप देखें बन रही है कि सन फार्मा खरीद सकता है ऑर्गेनिक को, है क्या ये माजरा, कितने वैल्यूएशंस पर, क्या उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और इटसेल्फ जिस कंपनी को खरीदने की बात हो रही है इसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, समझने की कोशिश करते हैं यतिन से। यतिन बताइए। देखिए, सन फार्मा अमेरिकन मार्केट्स में एक बड़ा अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहा है और लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने कहा भी था कि जिस तरीके से उनके पास बैलेंस शीट पे कैश है और यूएस मार्केट का एक्सपोजर उनको बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वहाँ खरीद के, बिजनेसेस वहाँ खरीद के, इसी संदर्भ में सूत्र हमको ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनॉन करके एक बड़ी कंपनी है यूएस में जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $2 बिलियन है और $8 बिलियन का कंपनी पे कर्ज है। तो कुल मिला के $10 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू ऑर्गेनॉन, इसके साथ सन फार्मा बातचीत कर रहे हैं पोटेंशियल एमएनए डील के लिए। क्या ये स्लम सेल होगा, क्या ये पूरी डील होगी, ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी शुरुआती बातचीत ही आपको यहाँ होती हुई नज़र पड़ रही है सन फार्मा की तरफ से। और अगर हम बात करें तो ऑर्गेनॉन एक ऐसी फार्मा कंपनी है यूएस में जिनका एक बड़ा एक्सपोजर है वुमेन हेल्थ केयर में, और अगर हम बात करें बायोसिमिलर्स में और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में भी कंपनी का काफ़ी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको बनता हुआ नजर पड़ रहा है। करीब 25-26% इनका रेवेन्यू अमेरिकन मार्केट से आता है, उतना ही रेवेन्यू आपको ईयू मार्केट से आता है। चाइना में भी कंपनी की बड़ी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सन फार्मा के लिए एक स्ट्रेटेजिक फिट बैठता है यूएस मार्केट के लिए, खास करके जब प्रेसिडेंट ट्रंप पुश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग दवाओं का अमेरिका में हो। इस संदर्भ में जब हमने सन फार्मा के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो स्पेकुलेशन पे कमेंट नहीं करेंगे, और ऑर्गेनॉन को ईमेल क्वेरी हमने जो भेजी उसका अभी तक जवाब आया नहीं है। लेकिन क्लियरली पिछले एक महीने में ऑर्गेनॉन का शेयर लगभग 28% भागा है। कर्ज कम करने के ऊपर कंपनी का जोर रहा है और करीब $900 मिलियन का फ्री कैश फ्लो कंपनी बनाती है। तो देखते हैं अधिग्रहण कैसे शेप अप होता है। बहुत बड़ा है सन फार्मा के लिए, लेकिन हाँ, सन फार्मा की बैलेंस शीट की ताकत की बात करें तो अभी भी उनके बैलेंस शीट पे करीब $4 बिलियन का कैश पड़ा हुआ है। ये तो यानी इसको एक चीज़ तरीके से देखें कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, और एक और चीज़ टैरिफ वाला मुद्दा सन फार्मा के लिए एटलीस्ट क्लियर होगा ना, वहाँ यूएस मार्केट में एक मैन्युफैक्चरिंग का एक्सेस मिलेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी एडवांटेज देना चाहिए, बाजार दे भी रहा है इनफैक्ट। बिल्कुल। और देखिए, 2-3 चीज़ें हैं वीरू। अगर हम सबसे पहले बात करें तो यूएस में सिर्फ अभी एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सन फार्मा की, तो वहाँ उनकी फुटप्रिंट बढ़ेगी। यूएस में डायरेक्ट कारोबार करने के इनको एक मौका मिलेगा। दूसरी बात कि करीब 35-40% जो धंधा है ये चाइना यूरोप से आता है ऑर्गेनॉन का। तो ये अधिग्रहण के कारण यूएस मार्केट की भी एक बड़ी समस्या हल होगी क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा कि जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनॉन का, इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से एड्रेस करेंगे।
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी ओवरलैप नहीं, क्योंकि महिलाओं की हेल्थ केयर के लिए एक बड़ा ऑर्गेनॉन निवेश कर चुका है, वहाँ एक मार्केट लीडर वो रहा है, साउथ अमेरिकन मार्केट्स में भी कंपनी का बड़ा बिजनेस कारोबार है। तो ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक फिट बैठ सकता है सन फार्मा के लिए, लेकिन जो M&A की रूपरेखा होगी, वैल्यूएशन होगा और किस तरीके से इसको बाजार लेगा, ये भी काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि इक्विटी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज केवल $2 बिलियन है और उसमें भी $900 मिलियन का हर साल वो फ्री कैश फ्लो करते हैं। तो कैश फ्लो के लिहाज से कंपनी कोई मजबूत स्थिति में है ऐसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कर्ज जो है वो $8 बिलियन का है, तो उसको बाजार किस तरीके से लेता है ये काफ़ी अहम रहेगा। जयतन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय को समझाने के लिए, सन फार्मा की इस पॉसिबल होती हुई डील। हालांकि याद रखिएगा, कंपनी ने इस संदर्भ में CNBC आवाज़ के प्रश्नों के एवज में ही कहा कि वो किसी स्पेकुलेशन का जवाब नहीं देंगे। पर सन फार्मा आज सुबह अगर आप देखें काफ़ी पेन में खुला। आज एक समय इसने लो लगाया करीब 1600 का। जरा प्लीज़ इंट्राडे चार्ट रखिएगा, और सुबह खासा पेन में था और सब्सटेंशियल डिप था। और एक बात याद रखिएगा, सन फार्मा इस दौर में वीक स्ट्रक्चर्स की रेंज में था, और आज का जो लो लगाया है इसने 1600 का, मोर और लेस आप ये समझिएगा कि जुलाई 24 से लेकर अब तक लगभग 1.5 वर्षों का ये लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। आप 200 डेमा से भी अगर आप देखें समझिएगा कि इस वक्त इस प्राइस पे भी 30 रुपये नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आशीष, आप कैसे अप्रोच करेंगे सन फार्मा को? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट जो अभी तक का सेशन हुआ, ट्रेडिंग सेशन, उसमें जो रिवर्सल देखने मिला है वो काफ़ी इंप्रेसिव है और बहुत शानदार तरीके से मूव किया है। खुला गैप डाउन था, उसके बाद अभी ग्रीन पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी में प्रेशर अभी भी इंटैक्ट है। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है यहाँ पे। 1650 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में मुझे लगता है शायद इसमें वापस 1720 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ओके, 1720 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। एक दो और स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ऑप्शन ट्रेड्स पे चलेंगे जो आज अच्छा मूव दे रहे हैं। फेडरल बैंक अपने शुक्रवार के मूव को एक्सटेंड करता हुआ, याद रखिएगा, जरा प्लीज़ ओपन इंटरेस्ट रखिएगा, शुक्रवार को थी शॉर्ट कवरिंग। दरअसल ये स्टॉक 23 दिसंबर को 270 पर टॉप आउट होकर लिक्विडेशन मोड में चला गया था। पहले अनवाइंडिंग हुई, फिर शॉर्टिंग हुई, और आप यकीन मानिए शुक्रवार की OI समरी में बहुत बड़ा शॉर्ट कवर था इसमें, और वो आज भी हो रहा है। स्टॉक 2.5% ऊपर है, 10 लाख OI शेयर हुआ, यानी जिसने मंदी कर रखी थी वो अपनी कवरिंग की प्रक्रिया में लगा हुआ है और वो स्टॉक को ड्राइव करती हुई। एक ये हो गया। मैं एक और स्टॉक पिक करना चाहूँगा, दैट्स आई थिंक थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, और वो है HAL। आशीष भतीजे, जरा HAL को देखिएगा। हालांकि अभी भी ये 3 बड़े एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करेंगे क्या आप डिफेंस में BEL या फिर HAL को? जी सिलेक्टेड बाइंग हो गई है डिफरेंस में, और में अच्छा मोमेंटम बना है। स्टॉक आज भी 20 डेमा पे ही स्लिप हुआ था और वहीं से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से रिवर्सल देखने मिल रहा है। एक तेजी की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पे ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 4550 तक के जोन इसमें देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 4440 के करीब का एक SL मेंटेन करेगा। ओके, 4440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ये स्टॉक पर थोड़ा डिफेंस क्लोजर टू बजट थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। लेटेस्ट सर एक स्टॉक लेके आइए, बस एक स्टॉक लेते हैं। मारुति के ऑप्शंस जो हैं मेरे स्क्रीन पे बहुत तेज़ी से अगर आप देखें मूव दे रहे हैं। मारुति इज़ अ डे हाई, एक रिवर्सल है यहाँ पर इंट्राडे में, और 100 डेमा लो लगाने के बाद अब करीब 16140 पे ट्रेड करता हो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आज का ऑप्शन ट्रेड। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब चलिए पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। आशीष, बताइए क्या पिक कर रहे हैं, शॉर्ट लॉन्ग? लॉन्ग जाना चाहेंगे। बजाज फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है और निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर उसमें से भी एक है अभी ये। तो यहाँ पे 970 की जो कॉल है उसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 12.5 के करीब ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 9 रुपए का SL मेंटेन करे। ऊपर में इसमें 20 रुपए तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ओके, बजाज फाइनेंस 970 1285 पे ट्रेड करती हुई कॉल, करीब 14 लाख का आउटस्टैंडिंग OI, 20% OI बढ़ा है, तो मोमेंटम है इस कॉल में, याद रखिएगा। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स ने डिस्प्ले रखी। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।